अभी भारत में कितने प्रांतों में महिला राज्यपाल हैं? आईटी से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिल पाई आपको अच्छी? पिलर्ड ब्रिज कब और क्यों बनाए जाते हैं? विंडसर फ्रेमवर्क क्या है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू। दीपशिका, जी सर। your preferred medium of speaking is what, English और हिंदी? सर आई एम कंफर्टेबल इन बोथ। ठीक है, तो अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम दीपशिखा वर्मा है। सर मैं आगरा ज़िले से आती हूँ। मेरी इनिशियल जो एजुकेशन है वो मुरैना से है। बाकी मैंने अपना बीटेक सर वाराणसी से किया है सिविल इंजीनियरिंग में। कब पूरा किया आपने बीटेक? सर 2014 में किया है। 7-8 साल हो गए। यस सर। क्या कर रही हैं? सर प्रिपरेशन कर रही थी आईटी से किया आपने शायद? आईआईटी से। यस सर। आईटी से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिल पाई आपको अच्छी? नहीं सर, मैं कैंपस प्लेस हुई थी सीआईएल में, बट मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहती थी तो मैं यहाँ आ गई प्रिपरेशन करने के लिए। तो 8 साल तो निकल गए हैं, 9वां साल शुरू हो गया है। यस सर। और कितना लंबा प्रयास करेंगी? अपने स्ट्रेंथ को पहचानने में क्या इतना समय लग जाता है? सर पहले यूपी पीसीएस के लिए नहीं दे रही थी, मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। अच्छा, 6-7 साल आपने यूपीएससी की तैयारी की? यस सर। तो इसमें तो उम्र की सीमा बहुत लंबी है, अंत तक तैयारी करेंगी? नहीं सर, आई एम एक्सपेक्ट कर रही हूँ हो जाएगा इस बार। हाँ, वो तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हो जाए। लेकिन मान लीजिए नहीं हो पाता है तो कब तक आप इसमें प्रयास करेंगे? जब तक यूपीएससी में अटेम्प्ट है। तो अटेम्प्ट तो अभी लंबा है। लंबा तो नहीं है मेरे पास, उसके बाद फिर सर देखूंगी। ओके, तो आप आगरे की रहने वाली हैं। क्यों मुरैना से पढ़ाई क्यों की आपने? 10th आपने मुरैना से किया, 12th भी वहीं से किया? सर मेरी मम्मी की पोस्टिंग मुरैना में थी तो हम लोग वहाँ रहते थे उस समय। ओके, आपकी मम्मी जॉब में है? हाँ, टीचर है। ओके, शिक्षिका है। ठीक है, तो आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले रखा है। जी सर। क्यों ज्योग्राफी में ऐसा क्या आकर्षक नज़र आता है? सर सिविल इंजीनियरिंग से मुझे टेक्निकल नॉलेज हो गया था। बाकी सर अगर एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे जाना था तो मैंने सोचा कि अपनी नॉलेज को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ ज्योग्राफी के सहायता से। प्लस सर थोड़ा इधर एग्ज़ाम में भी हेल्प होती है ज्योग्राफी लेने से, इस वजह से। क्या क्या हेल्प मिलती है ज्योग्राफी लेने से? मतलब सर जीएस में थोड़ा हेल्प हो जाता है। ठीक है, और सर समाज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर मानवीय विषय रहते हैं तो। भूगोल में आजकल मानव भूगोल पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। जी सर। मानव भूगोल का दायरा भी काफ़ी गतिशील है, नए बहुत सारे नए नए विषय उसमें जुड़ते जा रहे हैं। भारतीय मानव संसाधन को कुछ लोग मानव पूंजी बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों को आपत्ति है इस शब्दावली से कि इंसान को कम से कम इंसान रहने दें, पूंजी न बनाए। क्या ये डिबेट है? क्यों ह्यूमन कैपिटल कहते हैं और ह्यूमन कैपिटल कहने में इथिकल इश्यूज क्या है? सर ह्यूमन कैपिटल है कि बेसिकली कैपिटल वो होता है जिस रिसोर्स से हमें आउटपुट अच्छा मिल सके और जो अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके। तो ह्यूमन कैपिटल है कि एक वेल एजुकेटेड वेल स्किल्ड जो ह्यूमन है वो हमारा ह्यूमन कैपिटल होता है। फिर सर अगर इसमें एथिकल एंगल देखते हैं तो मीन्स वर्सेस एंड की जो डिबेट है कि ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड एज एन एंड इन देमसेल्फ, नॉट एज अ मीन्स टू समथिंग टू अचीव। इतना मैं समझती हूँ सर। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में ये जो लेबर और कैपिटल का जो द्वैत्व है कि हम कुछ रिसोर्सेज को लेबर कहते हैं, कुछ कैपिटल कहते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग को भी कैपिटल मान लें तो फिर ये द्वैत खत्म हो जाता है, फिर तो सब कुछ कैपिटल ही है। अगर स्किल्ड लेबर की बात करें कि यस सर, जैसे आपने इंजीनियरिंग स्किल लिया है, यस सर, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक कैपिटल माना जाना चाहिए। ऑब्वियसली सर। और जो बाकी जो इनऑर्गेनिक और इनएनिमेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी कैपिटल है। यस सर। ठीक है, तो फिर ये जो सोशलिस्ट थिंकिंग है कि कैपिटल ओनर लेबरर को एक्सप्लॉइट करता है, ये पूरा का पूरा जो क्रिटिकल एनालिसिस है इट विल फॉल फ्लैट, क्योंकि फिर तो जब सब कुछ कैपिटल ही है तो हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट ही दूसरे कैपिटलिस्ट का शोषण करता है।
या ज़्यादा अच्छा हो कि हम लेबर को लेबर ही रहने दें, कैपिटल ना कहें, ताकि डिफरेंस क्लियर नहीं सर, एक्चुअली में लेबर को भी स्किल करना चाहिए और उन्हें भी एज ए कैपिटल ही ट्रीट करना चाहिए इन एन आइडियल सिचुएशन। तो फिर हम स्किल्ड वर्कर्स को भी कैपिटलिस्ट कहेंगे ना, कैपिटल ओनर कहेंगे? कैपिटल ओनर नहीं कहेंगे सर, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो ओन नहीं करते हैं रिसोर्सेस। ठीक है। दीप शिखा आपका नाम है, क्या मतलब होता है इसका? सर दीप शिखा का मतलब होता है कि शिखा जो दीप से निकलती है, मतलब दीप से निकली हुई शिखा जो हर जगह उजाला फैलाती है और उजाला फैलाती है काइंड ऑफ। ठीक है, तो आप अपने नाम को चरितार्थ कर रही हैं? आई होप सो सर, करूँ। कैसे करेंगी? मान लीजिए आपको पुलिस प्रशासन में नियुक्ति मिल जाए। यस सर। और सीतापुर में ही आपकी नियुक्ति हो जाए, ठीक है सर। तो आप अपने नाम को वहाँ कैसे चरितार्थ करेंगी पुलिस प्रशासिका के रूप में? सर वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से काम करे, लोगों को कोई परेशानी मैं ना आपको हो। एक परिस्थिति बता देता हूँ। जी। आपको जानकारी मिलती है कि कुछ नागरिकों ने अवैध रूप से सरकारी जमीन पे पिछले 30 वर्षों से कब्जा कर रखा है, घर बना के रह रहे हैं। आदेश आया है कि सभी सरकारी जमीनों को खाली कराया जाए। सर पहले तो अगर अवैध है और तो सर मैं जाके चेक करूँगी वहाँ पे कि है अवैध है कि नहीं है। अगर अवैध है तो सर फिर खाली करवाया जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर कुछ मेरे पास रिसोर्सेज हैं या कोई और स्कीम है तो उनका अगर रिहेबिलिटेशन हो सकता है तो वहाँ मैं हेल्प करूँगी उनकी। और वहाँ के जो बच्चे होंगे उनको सर एजुकेशन जैसे कस्तूरबा गांधी स्कूल। लेकिन आपके पास पुलिस अधिकारी के रूप में रिहेबिलिटेशन के रिसोर्स तो मिलते नहीं है। बट सर हाँ, लेकिन मैं आपको सर तो आपको खाली करने का आदेश आता है। जी सर, लेकिन सर मैं कोऑर्डिनेट करके मैं कोशिश करूँगी। आप कैसे प्रकाश कैसे फैलाएंगी? क्या आप अपने फीडबैक मैकेनिज्म को सीनियर को बताएंगे कि इस तरह से इनह्यूमन तरीके से खाली कराना ठीक नहीं है, हमें पहले रिहेबिलिटेशन पैकेज बना लेना चाहिए, बट स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करना चाहिए? हाँ, फीडबैक तो दे सकते हैं, लेकिन एज ए डीएसपी शायद ये पावर्स नहीं रहती हैं। फीडबैक देने का पावर नहीं होता? फीडबैक देने का तो पावर होता ही है। तो आपको मजबूरन खाली कराना ही पड़ेगा। और अगर वो औरत एक बच्चा अड़ जाए कि नहीं मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं रही हूँ, 30 साल से रह रहे हैं, इसका मतलब वो एक बच्ची है जो 17 साल की है, वो तय वही पैदा हुई है। यस सर। उसको अपने घर से लगाव होगा। यस सर। उसको तो शायद पता भी नहीं होगा कि अवैध जमीन पर इसका घर बना है। यस सर। कई घर तो अंग्रेजों के ज़माने से अवैध तरीके से बने। तो क्या करेंगे? सर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और फिर सर अपनी तरफ से उनका थोड़ा रिहेबिलिटेशन वगैरह करके, और उनको सर जैसे महिलाएं और जो बच्ची हैं उनको सर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से या किसी एनजीओ के थ्रू कनेक्ट करवा के। ठीक है दीपशिखा, धन्यवाद सर। दीपशिखा जी सर। सिविल इंजीनियरिंग और ज्योग्राफी दोनों आपस में कहाँ जुड़ते हैं? सर जैसे कोई स्ट्रक्चर, जैसे ज्योग्राफी वाला जो इंसान है वो बता सकता है कि सॉइल कैसा है, किस जगह पे कौन सा स्ट्रक्चर सही रहेगा। वहीं सिविल इंजीनियर हेल्प कर सकता है कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बनना ठीक होगा, कहाँ एक्सप्रेसवे बन सकता है, कहाँ पे एयरपोर्ट बना सकते हैं, किस तरीके की बिल्डिंग कहाँ, जैसे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं तो अर्थक्वेक वहाँ हम लोग अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में कह सकते हैं। क्या सर? अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। यस सर। यहाँ पे दोनों जुड़ जाते हैं। दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि एक पिलर्ड ब्रिज यस सर कब और क्यों बनाए जाते हैं? सर पिलर्ड ब्रिज बनाया जाएगा जनरली जहाँ पे जैसे या तो ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा हो या फिर मतलब हम लोग उतना स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, या फिर जैसे रिवर्स हैं, रिवर क्रॉसिंग है, या जैसे डीएमआरसी में सर ये वहाँ पिलर्ड ब्रिज ही क्यों बनाया जाए? मान लीजिए रिवर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किस प्लेस पर बनेगा, उदाहरण जरूर दीजिए, और वहाँ क्यों बनेगा पिलर्ड ब्रिज ये बताइए। क्योंकि सर वाटर का फ्लो है बीच में, तो उससे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का चांसेस होते हैं, तो पिलर्ड ब्रिज बनाएंगे, वो प्रेफर करेंगे सर। नुकसान पहुंचने देंगे, ना पहुंचे इस वजह से। तो पिलर्ड ब्रिज ही आप बता रहे हैं, वहाँ पे वाटर का फ्लो है फिर भी पिलर्ड ब्रिज बनाएंगे। और सर जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट वाली जो चीज़ है
अगर कोई हाईली डेंस एरिया है वहाँ पर भी सर प्रेफर चलिए करेंगे। ये बताइए, आर्क्ड ब्रिज जो है वह कब बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? ज़्यादा लोड लेना होता है तब आर्क ब्रिज बनाते हैं। और किसी रिवर पर आर्क्ड ब्रिज क्यों बनाया जाता लाइव लोड की वजह से, वेरिएशन ऑफ लाइव लोड। है? या फ्लो ऑफ वाटर जो है वह बहुत ज़्यादा हो, विंड जो है वह की वेलोसिटी ज़्यादा हो, तो भी बना सकते हैं? तो भी बना सकते हैं सर, आर्क के साथ साथ वहाँ ट्रस भी बनाते हैं। आर्क ब्रिज जो बनाते हैं हम लोग, उसमें रॉक्स के का कंपोजिशन की जांच करना क्यों ज़रूरी होता है? सर जब हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके पहले सर स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो जैसे लाइव लोड या डेड लोड लेते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग हमें कितना स्टील या आरसीसी प्रोवाइड करना है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की जो स्ट्रक्चर है, जो स्टोन स्ट्रक्चर है जो आप बोल रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम लोग जांच करवाते हैं उसकी स्ट्रेंथ की। स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स ये कैसे जो है वह एक कंट्रोलिंग फैक्टर होता है किसी भी ब्रिज के लिए, आर्क ब्रिज के में? स्ट्रक्चर ऑफ रॉक से सर पता चलता है जैसे कहीं पे कोई फॉल्ट है या फोल्ड है और उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, किस मटेरियल से बना हुआ तो है। कंपोजिशन से होगा। नहीं, मैं जैसे सर स्ट्रक्चर फॉल्ट की है, बात कर, अगर हाँ फॉल्ट है, ठीक है। तो अब अगर आप फॉल्ट पे बना देते हैं हॉर्स या थ्रो, मतलब अगर, तो वहाँ स्लिपेज का चांस होता है। किसी अर्थक्वेक प्रोन एरिया में अगर मान लीजिए कि 100 मंजिल जो है वो इमारत बनानी है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा सकता है? सर डक्टाइल मटेरियल ज़्यादा यूज़ होना चाहिए वहाँ पे। प्लस सर अगर अर्थक्वेक प्रोन जोन एरिया में यूज़ कर रहे हैं तो सर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर यूज़ करने चाहिए ताकि लोड जो है वो बीम्स और कॉलम्स पे आए सीधा, ना कि पूरे स्ट्रक्चर पे आए। और इसका कहा जाता है कि पिरामिड शेप ऑफ बिल्डिंग इज वेरी सेफ, व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ इट्स लोड टेकिंग कैपेसिटी। लोड जो होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है पिरामिड शेप में, इस वजह से पिरामिड शेप को थोड़ा सेफ मानते हैं। पिरामिड शेप का जो गोल्डन एंगल है वो क्या है? सर आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट आई थिंक 108 है। आई एम सॉरी सर, आई एम गेसिंग इट एक्चुअली। चलिए मेरी तरफ से अंतिम प्रश्न जो है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो क्या है? सर बॉर्डर एरियाज में विलेज वर्ड को डेवलप कर रहे हैं, वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। थैंक यू दीप्ति। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की मैं कुछ योजनाएं आपको बोल रहा हूँ। यस सर। उसके बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना? बीसी सखी योजना, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, बताइए क्या है? सर फाइनेंशियल सर्विसेज को लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, प्लस महिला सशक्तिकरण के लिए बीसी सखी योजना लाई गई है। महिला सामर्थ्य योजना? सर एग्जैक्टली नहीं पता है बट जितना मैं गैस कर रही हूँ। नहीं गैस मत कीजिए। महिला सामर्थ्य योजना नहीं पता है, छोड़ दिए। निर्भया एक पहल फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन यूपी। सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसका नाम निर्भया है इसलिए आप अनुमान लगा रही हैं। यस सर। चलिए, एक कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना में है कि जो बच्ची है उसकी शादी के टाइम पे थोड़ा पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लस थोड़ी एजुकेशन के टाइम पे भी, ताकि अर्ली मैरिजेस ना हो गर्ल चाइल्ड की। चलिए, इस बार के बजट में यूपी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें एक भामा शाह प्राइस स्टेबिलिटी फंड बनाया गया, किस लिए बना है? सॉरी। अच्छा ठीक है, चलिए इसे इधर बात करते हैं। आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे, भू राजनीति, भू रणनीति और भू आर्थिकी, जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी, जियो इकोनॉमी। इसको डिफाइन कर दीजिए। Geopolity could be the politics which is governed by the geography of the area. Like in geography we read Mackinder and Spikeman's theory regarding geopolitics. Same as with geoeconomics, geography defining the economics of the area. Like Middle East and Western जो areas हैं, they are very rich in oil resources. Their geoeconomics is very well defined by the geographic area of that region. ठीक है। Sorry, third one is geostrategy. Geostrategy.
जियो स्ट्रैटेजी मस्ट बी सर, सॉरी। अच्छा चलिए, इसका अभी मिडिल ईस्ट की बात आपने की थी। यस सर। ये बताइए कि वहाँ पर फिलिस्तीन इजराइल इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट के? सर एक्चुअली जो वेस्ट बैंक में देयर यूज्ड टू बी, वहाँ पे एक्चुअली पैलेस्टीनियन लोग थे, वो बसते थे वहाँ पे, तो उनको हटा दिया गया। उनके किसने हटा दिया? मतलब इजरायली फोर्सेस ने उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वहाँ एक्चुअली दे वर फाइटिंग फॉर द लैंड देयर। तो इजरायली लोगों ने क्यों हटा दिया उन लोगों को? क्योंकि सर दे कंसिडर दैट एज देयर होली प्लेस, ज्यूज। तो इसके वजह से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में तनाव दिखाई दे रहा है ना? यस सर। मेजर रीज़न। ये बताइए कि अभी ऐसा भी हो रहा है कि ये कहा जा रहा था कि फिलिस्तीन को जो सपोर्ट कर रहे थे वो अरब कंट्रीज थे, लेकिन अभी इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में रिलेशंस बड़े मजबूत हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब फिलिस्तीन को जो डिमांड थी, अब उसको सपोर्ट चूँकि मिलना बंद हो गया है, तो भविष्य में वो समाप्त हो जाएगी और इजराइल और फिलिस्तीन में ये कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा? देयर नीड टू बी सम कॉन्क्रीट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। I don't think there would be an automatic solution to this. अच्छा, ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अंतिम प्रश्न आपसे है, विंडसर फ्रेमवर्क क्या है? सॉरी सर, आई कांट रिकॉल इट। ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था। है सर। हाँ, नहीं पता? नहीं, एक्चुअली कैन नॉट रिकॉल इट। दीपशिखा, पेंटिंग आपकी हॉबी है? जी सर। और आगरा से आप हैं। क्या महत्व है आगरा शहर का भारत के पेंटिंग के विकास में? सर आगरा विश्व धरोहरों 3 विश्व धरोहर की बिल्डिंग्स आगरा में हैं। वहाँ पे सर जैसे मुगल काल में पेंटिंग्स को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था जहांगीर जी के टाइम पे। बाकी सब इन सारी बिल्डिंग्स में भी सर कैलीग्राफी। जहांगीर की कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग का नाम याद है आपको? हर पेंटिंग का वो एक नाम रखा करते थे। नाम तो नहीं है यार सर याद। कोई भी एक फेमस पेंटिंग उनकी हो, कोई चित्र याद हो जो उन्होंने बनाया हो? सॉरी सर। जहांगीर के दरबार में कुछ और महत्वपूर्ण चित्रकार थे, उनका किसी का नाम? कोई नहीं, ठीक है, आगे बताइए। आप जहांगीर की बात बता रही थी। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग की क्या खासियतें थी, उनके क्या क्या लक्षण थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में सर लाइफ साइज के पेंटिंग्स हैं, प्लस सर कोट पेंटिंग्स दिखाए जाते हैं। कैलीग्राफी अच्छे से यूज़ की हुई है, ह्यूमन इमोशंस दिखा रहे हैं, 2D पेंटिंग है। पेंट कैसे बनाते थे उसको? सर उस टाइम पे सर क्या बोलते हैं, नेचुरल कलर से और कुछ मतलब वो टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप रही होगी कि नेचुरल रिसोर्सेज से वो कलर डराइव करते थे, प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि आजकल की केमिस्ट्री तो शायद वहाँ थी नहीं, या थी? आजकल की नहीं, बट केमिस्ट्री तो रही होगी सर। क्या कुछ सूचना और मिलती है? आपने कहा जनरली कोर्ट सीन्स उसमें है। यस सर। आम जनता के जीवन से जुड़े हुए कुछ सीन्स भी हैं क्या? यस सर। किस तरह के सीन? सर जैसे जो राजा जनता को सुनते थे, या फिर जो उनके बारे में डिस्कशंस होते थे इबादत खाना वगैरह में, तो वो सब। अच्छा, राजा जनता को सुनते थे जिस स्थान पर, उसका क्या नाम था? आई कैन नॉट रिकॉल इट सर राइट नाउ। अच्छा ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में फिर पेंटिंग भारत में काफ़ी डाइवर्सिफाइड हुई है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग इंडिया में है, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी? सर इधर जाते हैं, किशनगढ़ स्कूल है, फिर इधर बनी ठनी पेंटिंग्स हैं, जयपुर वाराणसी के साइड भी पेंटिंग्स हैं सर, लखनऊ और सर ये हिमालयन। ठीक है, आप खुद पेंटिंग करती हैं, आपका क्या पसंदीदा विषय है? सर मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में कलर भरती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हूँ, फिर कलर्स भरती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई शेप या कोई साइज नहीं होता? यस सर। ना ह्यूमंस, ना एनिमल्स, ना बर्ड्स? वो भी होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में जनरली हाँ मॉडर्न पेंटिंग। ओके। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को मॉडर्न क्यों कहते हैं, क्या लॉजिक है उसके पीछे? बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी बैकग्राउंड। ओके, ठीक है। जाते जाते ये बताइए कि
अभी भारत में कितने प्रांतों में महिला राज्यपाल हैं? सॉरी सर, आई विल रीड अबाउट इट। कोई महिला मुख्यमंत्री हैं? हाँ, ममता बनर्जी मैम। सहेली हैं आपकी? मैम। ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया। यस। बैठिए दीपशिखा। यस सर। ये यूपी में आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर तीसरा? फर्स्ट इंटरव्यू है। इंटरव्यू पहला और ओवरऑल अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट है। और यूपीएससी में कभी इंटरव्यू देने का मौका मिला? नहीं सर। अच्छा, तो ओवरऑल इंटरव्यू पहली बार First. देने आप जा रही हैं। ठीक है, और तारीख आपकी 21 मार्च है, तो वक्त तो आपके पास है। देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण है, नॉलेज टेस्ट तो खैर हो ही गया है पीटी मेंस में, और कुछ तो मूल्यांकन आपने भी किया होगा। कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? सर अभी नीड टू वर्क अ लॉट। क्या क्या एरिया है जिसमें यू फील दैट यू नीड टू वर्क? सर आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग मुझे थोड़ा ब्रशअप करना चाहिए, और थोड़ा यूपी स्पेसिफिक। तो मोस्टली यू आर फोकस्ड ऑन कंटेंट पार्ट। यस सर। लेकिन हम लोग की राय ये है कि ठीक है, वो कंटेंट वाला तो आपने सही आइडेंटिफाई किया, थोड़ा आपको प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे काम करना पड़ेगा। शुरू से शुरू करते हैं। एंट्री जो आपकी थी वो फॉर्मल नहीं थी, मतलब वहाँ जो आप बोर्ड में जाएंगी तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क फॉर परमिशन, मे आई कम इन सर, और ड्यूली, मतलब बहुत जल्दीबाजी में निपटाने वाले शैली में नहीं, फर्मली एंड पोलाइटली। Naturally, they will say that, okay, come in. In a very rare case, they'll forget what you have said. They'll behave in a way that they have not listened to what you're saying. तो जब तक वो yes नहीं कहें तब तक खड़े रहना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी डेलिबरेटली वैसा कर सकते हैं, करते हैं एक आधो केसेस में। दूसरा ये है कि आते ही वो ग्रीट करना है बोर्ड मेंबर्स को, चेयरमैन एंड लेडी हो तो पहले उनको, फिर चेयरमैन, और when they ask you to take your chair, then thank them. ये तीनों करना है। यहाँ आते हुए शायद एक आध चीज़ आप भूल गई थी, मतलब आपने ग्रीटिंग किया था, परमिशन नहीं लिया था। परमिशन भी लिया था। अच्छा, लिया था आप, ठीक है। तो शायद हमारा थोड़ा और क्लियर वॉइस में, नहीं लिया था। हाँ, लाउडली थोड़ा सा क्लियर वॉइस में। ड्रेस ठीक है, और हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। वीडियो देखिएगा, आपको खुद ही अटपटा लगेगा। देखिए, हैंड मूवमेंट आपको तो पता है, पेंटिंग करती है तो यू हैव गॉन इनटू द साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। whenever we think something, we have some feeling or emotion or some idea in our mind, we have different mediums to express. One is verbal, another is hand, third is facial expressions, gestures. Body language is also a medium. In official administrative jobs, in corporate jobs, facial expressions, body language are welcomed. But in administrative job, they prefer you to express your ideas and emotions through verbal communication only, with least body movement. तो hand placement एकदम stable होना चाहिए ideally. अब अगर आपकी आदत है तो अचानक नहीं शायद सुधरेगा। उसके सुधारने का दो तरीका है। एक तो ये है कि थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करें, 15-20 दिन आपके पास वक्त है। दूसरा ये कि हाथ को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, थोड़ा सा बांध के रखेंगे, एक तरह से उसको जेल की सज़ा दे दिया आपने हाथ के, ठीक है तो बंद रहा, तो कम होगा, वो भी ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। आपके केस में तो ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कई बार ये हो रहा है कि चूँकि आप अपने हाथों से ही व्यक्त कर रही हैं, जैसे रिमूवल को आप ऐसे कर दे रही हैं, तो नेचुरली ये है कि जब हाथ से आपका काम हो गया तो वर्बल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, वो अंडर परफॉर्म्ड रह जा रहा है। तो जब आप इसको स्टेबलाइज करेंगे तो वर्बल वाला जो मीडियम है वो आपका डेवलप होगा, थोड़ा सा इलेक्वेंट होगा। तो एक इस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा स्टेबलाइज करिए, हैंड मूवमेंट को पर्टिकुलरली। आई कांटेक्ट ठीक था, जैसे जिससे बात आप मैं अभी कह रहा हूँ आप मेरे को देख रही हैं, ऐसा ही होना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन में जनरली तो एक स्माइलिंग जोवियल फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, जेस्चरिंग नहीं होना चाहिए। जेस्चरिंग का मतलब है जिसको कि हिंदी में मुंह बिचकाना या मुंह बनाना कहते हैं।
वो कहीं कहीं हो जा रहा है. जैसे when you are listening to particular question, you are displaying through your eyebrows or through lip movement a kind of a sign of exclamation कि अच्छा ये आपने पूछा, या in a sense of appreciation कि अच्छा मैं समझ गया आप क्या पूछने चाह रहे हैं. Don't do that. वो बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा सा ईगोटिस्ट भी होते हैं. They may not necessarily get perturbed about it. तो वीडियो देखिए, इसमें भी थोड़ा सा वीडियो देखिएगा. फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर ठीक है आपका, योर सिटिंग पोस्चर इज गुड. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वही मैंने कहा कि चूंकि यू आर यूजिंग योर डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन लाइक हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, सो योर वर्बल फैकल्टी ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडरटोन्ड. तो उसका फ्लो टूट रहा है इसी वजह से, क्योंकि कई बार आप हैंड मूवमेंट से काम चला रही हैं, कई बार वर्बल एक्सप्रेशन दे रही हैं, तो फ्लो उतना प्रॉपर नहीं आ रहा है. तो जैसे ही आप इसको स्टेबलाइज करेंगे, your verbal flow of communication would improve, verbal ability would also improve, hopefully. There should be clarity, as the instruction is there, clarity of expression, and that should be logical also. तो ज़्यादातर में आपकी लग रही थी लॉजिकल है, जहाँ तक लॉजिक तो आप दे रही हैं, वो सजेस्ट करता है कि यू हैव स्टडीड एंड यू हैव एनालाइज्ड मेनी इश्यूज, तो वो वाला फैकल्टी आप डिस्प्ले कर रही हैं. इंटीग्रिटी में भी कोई शक नहीं हुआ, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जानबूझ के बोर्ड को मिसलीड करने की कोशिश कर रही हैं. इवन इफ यू सो सेड इनिशियली दैट यू डिड योर सिविल इंजीनियरिंग 2014, you mustered courage or you came forward to answer the questions on civil engineering. That's also a good positive attitude. Mental alertness was also there. अवेयरनेस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. अब जैसे पेंटिंग आपने कहा है, तो पेंटिंग पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको देना पड़ेगा. यस. जो भी है, जैसे मान लीजिए आपने जहांगीर का नाम ले लिया, अब ले लिया तो आप मान के चलेंगे काउंटर क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अपनी तरफ से तैयार रखना है. मोस्ट लाइकली नहीं पूछेंगे, आजकल वो मुगल उगल पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी पे सतीश गुजराल पे सवाल आ सकता है, राजा रवि वर्मा पे सवाल आ सकता है, अमृता शेरगिल पर सवाल आ सकता है. ये पूछ सकते हैं कि बड़ौदा में जो पैलेस में सारी पेंटिंग लगी हुई है, क्या आपने कभी देखी है? रेलवे वालों की जहाँ ट्रेनिंग होती है, बड़ौदा हाउस, बड़ौदा ऑफिस है. अच्छा, बड़ौदा वो एनायर, उसकी पेंटिंग किसने बनाई है वगैरह वगैरह. तो चूंकि पेंटिंग में आपकी दिलचस्पी है, तो थोड़ा बहुत अगर आप समय निकाल के उसमें तैयार कर सकते हैं तो देख लीजिएगा. आजकल तो नेट पे बहुत सारी चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है. और अवेयरनेस वाले में यूपी पे थोड़ा सा, आगरा, यूपी इन जनरल, आगरा कभी राजधानी रही थी यूपी की कि नहीं, ये हिस्ट्री थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा. 1834 में आगरा को ही राजधानी बनाया गया था. सर हाँ, आगरा राजधानी थी, फिर शाहजहां ने शिफ्ट कर दी थी. वो तो पुराने, मैं मॉडर्न पीरियड की बात कर रहा हूँ. 1834, फिर 1858 में राजधानी बदल के इलाहाबाद की गई थी, फिर 1920 में लखनऊ की गई थी. ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, ये पिछले 200 साल में यही राजधानियाँ रही हैं. तो अगर आगरा राजधानी थी 1834 से 58 तक, तो क्या कभी आगरा में हाई कोर्ट था, या हाई कोर्ट का कोई पीठ है, खंडपीठ, जो भी हो. आगरा को इस एंगल से भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहती हैं तो उस नज़रिए से घटनाओं को देखने की हैबिट होनी चाहिए. yes. तो अवेयरनेस लेवल पे ये सब काम कर लीजिए. बाकी आपने ब्रिज वगैरह का जो भी बताया, मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक बताया, संतोषजनक था. तो सिविल इंजीनियरिंग वाला फ्रंट पे मुझे लग रहा है कि कोई गंभीर शिकायत किसी को नहीं है आपसे. और आईआईटी से आप पढ़ी, आपको ये जस्टिफाई करना है कि मैं आईआईटी से वाकई ईमानदारी से पढ़ा है मैंने. वो कुछ एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं, तो तैयार रखिएगा, रिवीजन थोड़ा बहुत कर लीजिएगा. मॉडर्न जैसे भी पार्लियामेंट एक्सटेंस जो बिल्डिंग बना है, yes, sir. इसको सिविल इंजीनियर के नज़रिए से देखा है कि नहीं देखा है. ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें ठीक है. मेन हम लोग का कंसर्न वही था कि जो आपका एक्सटीरियर एलिमेंट पर्सनालिटी का है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन पे और हैंड प्लेसमेंट पे थोड़ा सा आप रीथिंक करिए. वीडियो भी देखिए और खुद देखिए कि क्या वो किस लिमिट तक ठीक लग रहा है. यस. ओके, एनी अदर डाउट फॉर योर साइड? सर यूपी स्पेसिफिक के लिए क्या रेफर कर लूँ? नेट पे सब मिलता है या यूपी का वेबसाइट है? यूपी में अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, यूपी के डिविजन्स कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, कोई अभी एक पॉलिसी लास्ट ईयर एक नई पॉलिसी आई है यूपी गवर्नमेंट की आईटी सेक्टर के लिए, टूरिज्म की एक पॉलिसी आई है, बजट आया है, ये सब थोड़ा सा. ओके, थैंक यू. ओके.